अरे वो कौन था जो अभी बोल रहा था कि इंजीनियर्स की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई जॉब नहीं देता, पकड़ के लेके आओ उसको अपनी वाली वीडियो दिखाने। साला इंजीनियर्स को गाली देगा। अरे 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 अरे, क्या हुआ? घर वाले इंजीनियरिंग करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको वही कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड आईटी इंजीनियर नहीं बनना है, आपको कुछ हटके करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं गाइस, मैं आपके लिए लेके आऊं इंजीनियरिंग के ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी एक स्ट्रीम जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, बहुत लोग उसके बारे में अनअवेयर है। ओके, अगर आप भी एयरपोर्ट हो गया, एयरलाइंस हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसके इंजन हो गया, या फिर ये सारी चीजों से आप पैशनेट हो, तो आपके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो सकता है बहुत अच्छा करियर ऑप्शन गाइस। एएमई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या काम करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस हम लोग पता करेंगे कि भाई एएमई कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोर्स कौन सा करना पड़ेगा, सैलरी कितने रहेगी, ट्रेनिंग फीस कितने रहेगी, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। आपको क्या काम करना है भाई, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल ही आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने कुछ नया वीडियो अपडेट डाला है, राइट ना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हो। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हो डे 19 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि भाई एएमई होता क्या है, क्या है एएमई, ऐसा क्या करता है ये काम, इतने जो इसको इतनी ज्यादा सैलरी या फिर इतनी ज्यादा इसको मार्केट में डिमांड है। तो सबसे पहले गाइस एएमई क्या है हम लोग अभी यहाँ पे पता करते हैं। तो एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इज अ person who deals with the aircraft safety, aircraft maintenance and aircraft repairing. ओके, फिर अभी देखो ये तो होगा डेफिनेशन, क्या काम करता है। मानो ये एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे कुछ इसकी सेफ्टी मतलब ये सिक्योर है कि नहीं, फ्लाइट डिस्पैच करने के लिए सिक्योर है कि नहीं, या फिर उसके इंजन में अभी ये जो इंजन है उसके अंदर कुछ बिगाड़ हुआ है क्या, उसका कोई टेक्निकल इश्यू है क्या, या फिर अगर कोई पार्ट डैमेज है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, एएमई करता है गाइस। ओके, तो एएमई कैसे बनना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये अभी हम लोग देखते हैं। ओके, कैसे बन सकते हैं एएमई। एएमई के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है गाइस, आप 12th पास होने चाहिए। 12th साइंस से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट में या फिर 12th में आपको मिनिमम 50% आपको रिजल्ट में आनी चाहिए। 50% आपको मार्क है तो आप यहाँ पे एएमई बन सकते हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट है गाइस कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। डीजीसी अप्रूव्ड जो मेडिकल फैकल्टी यहाँ पे इंडिया में है, वहां पे जाके आपका मेडिकल टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, तभी जाके आप डिसाइड करो कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है कि नहीं। ओके, तो ये होगा डीजीसी अप्रूव्ड मेडिकल फैकल्टी से आपको मेडिकल टेस्ट करवा लो पहले, मेडिकली आप फिट रहोगे। मेडिकली फिट मीन्स क्या, मानो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मानो आपका कान मतलब आप अच्छे से सुन नहीं पाते हो, ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा होगा कान। ये देख लो, ये 2 चीजें आपकी परफेक्ट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस है तो आपको पुलिस केस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस। उसके लिए टैटू बीटू ब्रेसेस का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप बियर्ड भी आराम से रख सकते हो। आप ये जो है जॉब मस्त है, प्रोफेशनल जॉब है, इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग पता करते हैं कि एएमई का कोर्स और ड्यूरेशन क्या होता है। ओके, एएमई का जो कोर्स है और उसका ड्यूरेशन है वो क्या होता है, कितना होता है भाई। अगर एएमई का कोर्स है, हमने पहले भी देखा कि भाई एएमई जो अपना फ्लाइट है उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी की तो बहुत कम वहां पे आती है, लेकिन सेफ्टी, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम कौन करता है, एएमई करता है। तो लेकिन उसमें 2 टाइप्स होते हैं गाइस। ओके, कैटेगरी B1, तो एएमई के 2 टाइप होते हैं। कैटेगरी B1 जिसको हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का मतलब मैकेनिक इंजीनियर, उसके 2 मतलब 2 पार्ट है। पहला है कैटेगरी B1 जो मैकेनिकल हम लोग उसको बोल सकते हैं, और दूसरा होगा कैटेगरी B2। ओके, कैटेगरी B2 जिसको एवियोनिक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी B1 और B2 में क्या डिफरेंस है अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मानो अगर एक फ्लाइट है,
ओके, ये फ्लाइट है, उसके इंजन में कुछ खराबी हो गई, इसके सिस्टम में कुछ खराबी हो गई, ओके, या फिर ये जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है उस पर कुछ खराबी हो गई, तो उससे उसको डील कौन करेगा? जो कैटेगरी B1 पास AME है वो उससे डील करेगा, ओके। और वहां पे कैटेगरी B2 वाला क्या करेगा? कैटेगरी B2 वाला क्या करेगा? मानो ये फ्लाइट है, उसकी नेविगेशन सिस्टम है, उसके नेविगेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसका ऐसा वो डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करना है, तो उसका काम कौन करेगा? कैटेगरी B2 वाला करेगा, ओके। ये दो बातें आपको समझ में आए, यही है गाइज, उसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है और दूसरा कोई ज्यादा है नहीं है, ये दो ज्यादा मेन है जिसकी ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, मार्केट में वैल्यू रहती है, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स का तो हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा गाइस। ये जो डिग्री है AMA की, ये रहेगी 4 साल की, जिसमें कि से 2 साल आपको एकेडमिक मतलब पढ़ना पड़ेगा और 2 साल आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मानो जैसे हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, वैसे आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, ओके। प्रैक्टिकल 2 साल, प्रैक्टिकल 2 साल, एकेडमिक कितना ड्यूरेशन रहता है। अभी बात करते हैं कि भाई फीस क्या लगेगी, फीस और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हो, ओके। कौन कौन से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई फीस अगर कोई आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो बहुत पुराना है जहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी में हम लोग मिलते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज वहां पे फीस आपको पे करनी पड़ती है, तो मिनिमम 3 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख तक आराम से यहाँ पे 4 साल में आपको लगेंगे गाइज, ओके। 4 साल में इतना पैसा तो आप दे ही सकते हो। मानो कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब फीस भी वहां पे करनी पड़ती है, तो वही फीस यहाँ पे दे दो ना, वहां पे आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा कम रहेगी गाइस, ओके। वही होगा 3 से 6 लाख या फिर 7 लाख, ये एवरेज है, ओके। ये बड़े बड़े कॉलेज हो गए, उसके नीचे कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी है, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो 3-4 लाख 5 लाख तो आपको ये 4 साल में आराम से लग जाएंगे, ये होते हैं उसके फीस। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इंडिया में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से हम लोग AME का कोर्स कर सकते हैं? तो सबसे बोल सकते हैं कि भाई अपना हैदराबाद का राजीव गांधी इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट भी है जहां से हम लोग कर सकते हैं, ओके। ये सारी चीजें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, चेन्नई का भी एक इंस्टीट्यूट है, वहां से भी कर सकते हैं, और उसके बाद मुंबई में भी एक इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल समथिंग कुछ तो भी है, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं, AME का कोर्स कर सकते हैं। और ऐसे उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे भी हम लोग एक सारे कोर्सेस कर सकते हैं, ओके। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको सारे कॉलेजेस के नाम आपको मिल जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट देना और बाद में उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके अप्लाई कर देना, ओके। लेकिन ध्यान रखना गाइज, ये जो एग्जाम, ये सारे इंस्टीट्यूट है, ये सारे इंस्टीट्यूट DGCA अप्रूव्ड होनी चाहिए, ओके। अगर उसको DGCA ने परमिशन दी है तभी आप वहां पे आप एडमिशन लो, वहां से डिग्री लो। लेकिन पता चले कि भाई जिस कॉलेज से आपने किया है, जिस कॉलेज से आपने ये किया है, इंजीनियरिंग का डिग्री किया है, उसको मतलब वो परमिशन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दिया है DGCA ने, क्योंकि DGCA और BCS इंडियन एविएशन में माँ बाप है गाइज, उसके इंडियन एविएशन सेक्टर के वो रूल जो बनाते हैं वही पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होते हैं, ओके। तो DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पे होना चाहिए, आपको स्क्रीन पे लिस्ट में मिल जाएगी, वो वहाँ पे मस्त स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सर्च करना, जो इंस्टीट्यूट अच्छा लगे आपको और जो आपके बजट में बैठे वहाँ पे आप अप्लाई कर देना, ओके। इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी और फ्यूचर में क्या करियर ग्रोथ रहेगी। तो गाइज अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप AME हो, आपको स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हजार के आसपास मिल जाएगी। अगर मानो कोई इंजीनियर्स है, कोई अगर इंजीनियर्स आप एयरलाइंस में अप्लाई करते हो, ओके, इंजीनियर्स एयरलाइन में अप्लाई करते हो, तो आपको 50 से 60 हजार तक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी एज अ फ्रेशर। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस होते हो और इंटरनेशनल एयरलाइन में जाते हो या फिर वही एयरलाइन में काम करते हो, तो आपकी सैलरी पर एनम 12 लाख आराम से हो सकती है। 1,20,000 तो डबल ही हो जाती है गाइस, ओके, डबल ही हो जाती है, क्योंकि AME की मार्केट में बहुत डिमांड है। आप देखोगे कि भाई हर 15 दिन में हायरिंग आती रहती है, कौन बोलता है इंजीनियर्स को जॉब नहीं है? कभी आओ यार, एविएशन सेक्टर में आपको जॉब ही जॉब मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हजार देते हैं, तो आपकी सैलरी एज ए एक्सपीरियंस विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स आपकी सैलरी 1 लाख के क्रॉस आराम से हो जाओगी, 1 लाख क्रॉस आराम से हो जाएगी गाइस, क्योंकि एविएशन मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसको नए नए फ्लाइट ले रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको
डील करने के लिए इंजीनियर्स जो पहले पढ़े थे वो कैपेबल नहीं है, या फिर मतलब वो इतने एक्टिव नहीं है जितने कि अभी मार्केट में जो नए स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी मैंने बोला कि 60,000 से स्टार्टिंग सैलरी 50-60,000 आराम से मिल जाएगी, डिपेंड्स आप कहाँ पे ज्वाइन करते हो। उसके बाद आप अगर आप जाओगे इंटरनेशनल एयरलाइंस में, तो भाई वहां पे तो पूछो मत, आपको बहुत अच्छी और तगड़ी सैलरी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होगा अगर आप एयरलाइंस में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसी कंपनी रहती है, एमआरओ कंपनी रहती है, मतलब जैसे कि केएलएम हो गया इंडिया में। एमआरओ में इसका मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहाउल। ठीक है, ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। ये कंपनी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर करके काम करते हैं एयरलाइंस के लिए। अगर मानो कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो इंडिया में आ रहा है, उसका कोई यहाँ पे स्टाफ नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, ये एमआरओ कंपनीज करती है। एमआरओ कंपनीज जैसे कि अभी केएलएम हो गया, जो केएलएम कंपनी है, पूरे मुंबई एयरपोर्ट पे भाई केएलएम की आपको इंजीनियर्स घूमते हुए दिखेंगे। उसके बाद एवी एक्सपर्ट्स है, उसके बाद भारत एविएशन के लोग भी है जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो सर्विस प्रोवाइडर करके काम करते हैं। तो गाइज ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता देना। और गाइज एक बात सोचो, यहाँ पे करियर का ऑप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाबू ए बबुआ, अगर ये वीडियो देख के कंपटीशन बढ़ गई तो मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। इंजीनियर्स को जो लोग बोलते हैं कि भाई इंजीनियर्स को मार्केट में जॉब नहीं मिलते, कभी आओ यार एविएशन में, कभी आओ एविएशन सेक्टर में, जॉब ही जॉब पड़े इंजीनियर्स को, क्या भाई जॉब ही जॉब पड़े एएमए के लिए। आप आओ, बनो मस्त वाला एएमए बनो, मस्त वाली सैलरी पाओ। अगर कोई भी एविएशन सेक्टर के बाहर आप इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो, तो वहां पे क्या ही आपको मिल जाएगा, क्या एक सैलरी थोड़ी ना आपकी 1 लाख तक जाएगी, नहीं जाती है गाइज। अगर मानो आप आईटी में जाओगे तो आईटी में भी आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन सैलरी मिलेगी आपको नया नया सीखना पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी का घंटा रहता है, कुछ नहीं जॉब सिक्योरिटी रहता है। मेरे बहुत ऐसे दोस्त वहां पे काम करते हैं जिनको 2-2 लाख रुपए सैलरी रोते रहते हैं कि भाई अगले मिनट में, अगले दिन कब जॉब जाएगी उनको पता नहीं है। क्या, क्योंकि आईटी में हमेशा रिसेशन आता रहता है, हमेशा अपनी जो टेक्नोलॉजी है एडवांस होती रहती है। इसीलिए गाइज एविएशन सेक्टर में आपको सैलरी के साथ माना थोड़ा सैलरी कम रहेगा, आपको थोड़ी ग्रोथ अच्छे से रहेगी, ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होगी, लेकिन गाइज जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी। ओके, टेंशन तो नहीं रहेगा ना गाइज कि भाई कभी की जॉब जाएगी। अगर गई भी तो आपको कोई भी एयरलाइंस ऐसे हायर कर लेंगे गाइज, ऐसे एविएशन सेक्टर को चैलेंज ही नहीं करना। इसीलिए एविएशन सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय जॉब जाने से घबराता नहीं, भले उनकी सैलरी कम है, पता है उनको सैलरी कम है, लेकिन उनके पास जॉब सिक्योरिटी है। कोई भी कंपनी उनको ऐसे चुटकियों में हायर कर लेती है। तो गाइज इस इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको इससे ज्यादा रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, पर्सनल डीएम भी कर दो, मैं उसके ऊपर एक नया वाला वीडियो बना के सारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए गाइज एविएशन नॉलेज सीरीज, वो भी प्रशांत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये वाला चीज नहीं भूलनी है आपको। थैंक यू गाइज।